बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या होती है अंशिका? थोड़ा थोड़ा याद है? आर्यन बताओ। बेटा मैं मारूंगा अगली क्लास से, याद रखना ये बात। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट बताओ। बेटा मारूंगा मैं, 12th है। एल स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। रसिका बताओ 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? यूनिट बेटा याद करना, यूनिट याद करके आना। ये ऐसे छोड़ रहा हूं मैं। हाँ बताओ अंशिका। हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आरुष, हृदयांश, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? अरे बता सकते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या रखा है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। नहीं बताए थे? बताया था कि नहीं बताया था कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है बच्चों? बताया था ना, तो वही तो पूछ रहा हूं बच्चों। ये तो बताया था आप लोगों को, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। इस दुनिया का कोई भी चार्ज होगा वो इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। चलो करणवीर बताओ। यस सर। एप्सिलॉन नॉट और रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी में क्या डिफरेंस होता है? सर ये तो थोड़ा, मुझे इतना बता दो कि यूनिट किसकी होती है किसकी नहीं होती है? यूनिट किसकी होती है किसकी नहीं होती? परमिटिविटी की नहीं होती। परमिटिविटी में से किसकी यूनिट होती है किसकी नहीं? परमिटिविटी की नहीं होती। हाँ, परमिटिविटी की नहीं होती। परमिटिविटी की होती है और रिलेटिव परमिटिविटी की नहीं होती है। दीक्षा चलो बताओ, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है बेटा? वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है बेटा? नहीं याद है? तनिष्का कितना होता है वाटर का? मतलब देख रहे हो इनडायरेक्टली, इन शॉर्ट इसकी बहुत खराब पहली ही क्लास है। तो लोग क्या समझ रहे हो अब? 40%। ठीक है बेटा कोई बात नहीं भाई, ऐसा हमने लास्ट ईयर बोला था। 2024 का जब पेपर आया था ना, तो हमने बच्चों को यही बोला था कि 2024 का पेपर गलती से बन गया था, ठीक है ना? और हमने बोला था 2025 में पढ़ाते वक्त सारे बच्चों को कि 2025 का पेपर बहुत आसान होगा। सीबीएसई एक बार गलती करता है दोबारा नहीं करता, बहुत अच्छा बोर्ड है। 2025 का पेपर उससे भी टफ आया। तो अब हम नहीं उम्मीद कर रहे, अब तो हम बोल रहे हैं टफ आएगा। अब ना हम इंपॉर्टेंट बताएंगे अब कि ये इंपॉर्टेंट है, आता है, सब आता है। अब ये भी नहीं बताएंगे, क्योंकि जब हम बता देते हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बच्चा आजकल इतना आलसी है, बोलता है ये इंपॉर्टेंट ही नहीं तो पढ़ना क्यों है, और क्वेश्चन उसी में से आ गए। तो हम अब की बार ये भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सब इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ाते समय अब सब कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी तक मैंने जितनी चीजें पढ़ाई है, क्या क्या पढ़ाई है, जल्दी से एक क्विक रिकैप बच्चों। पूरा नहीं बताएंगे, बस टॉपिक का नाम लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये पहला टॉपिक पढ़ाया था मैंने। दूसरा जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था, हालांकि ये सिलेबस, करेंट सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ाया था, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन ये दूसरा टॉपिक था जो मैंने पढ़ाया था, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरा टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था बेटा, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, और यहीं पे हम लोग थे। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या होता है? दो पॉइंट चार्ज होता है, इनके बीच में फोर्स लगता है, और मैंने ये भी बताया था कि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। अगर प्लस है इधर भी एफ तो इधर भी एफ, और इस इनके बीच में डिस्टेंस आर है, तो ये जो एफ फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दोनों वैल्यूज
एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों इसकी वैल्यू याद ही रहनी चाहिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों मैं फिर पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर पूछूंगा, ये बात याद रखना तुम लोग। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये भी सबको याद होनी चाहिए। इसको हम बाद में के लिख लेंगे, आगे चल के हम के लिख लेंगे। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बेटा ये याद रहनी चाहिए वैल्यूज, ठीक है बच्चों। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कूलम का स्केलर लॉ है, मतलब ये बच्चों स्केलर फॉर्मूला है। इसमें स्केलर फॉर्मूले का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, यू हैव टू पुट Q1 एंड Q2 विदाउट साइन, Q1 एंड Q2 विदाउट साइन। और बेटा डायरेक्शन को अपने ब्रेन से देखना होता है, Q1 एंड Q2 विदाउट साइन पुट करना होता है, डायरेक्शन को अपने ब्रेन से देखना होता है। ठीक है बेटा, ये सब मैं क्विक रिकैप बता रहा हूं क्योंकि इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। याद रखना इलेक्ट्रोस्टैट का वेटेज 20% होता है, और ये भी याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैट टफ होता है। ठीक है, बाद में कवर करना चाहोगे होगा नहीं, इसीलिए साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैट मेरे साथ कवर करते चलो। इलेक्ट्रोस्टैट बाद में टफ होता है बच्चों, ठीक है ना, बाद में चीजें जब बहुत प्रेशर रहेगा आपके ऊपर ना, इलेक्ट्रोस्टैट हो नहीं पाएगा आपसे। ठीक है, इतनी बातें बेसिक। फिर बच्चों ये फोर्स कहां पे है? वैक्यूम में। अगर कोई मीडियम हो, आगे चलो ये सब चीजें बता चुका तो बच्चे। फोर्स इन मीडियम, अगर कोई मीडियम में दोनों चार्ज को सबमर्ज कर दिया जाए तो बेटा फोर्स Fm कितना हो जाता है? तो Fm हो जाता है K इंटू, K की जगह इसको ऐसे लिख ले रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, या इसको मैंने लास्ट क्लास में लिखा था एप्सिलॉन। अगर आप लोगों के पास नोट्स होगा तो लास्ट क्लास में इसको केवल एप्सिलॉन लिखा था, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सेम सिचुएशन यहाँ पे एप्सिलॉन को क्या कहा था? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की परमिटिविटी थी बच्चों, इसकी भी यूनिट वही होगी, कूलम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है? कूलम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा ये एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है? एप्सिलॉन इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r के, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r के। बच्चे एप्सिलॉन r क्या है? एप्सिलॉन r क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की कोई यूनिट नहीं होती है। बेटा मैंने यही बताया था कि अगर Fm है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि बेटा एप्सिलॉन r को अलग करके सोचो, एप्सिलॉन r को अलग करके सोचो तो ये वैक्यूम वाला फोर्स है ना, तो यही क्या हो जाता है? यही बेटा हो जाता है फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r। और मैंने यहीं से एप्सिलॉन r की डेफिनेशन बनाने के लिए आपको बोला था। एप्सिलॉन r का ऐसे सीधा सा बात समझाया था, जैसे एग्जांपल लिया था मैंने, एग्जांपल लिया था कि वाटर का एप्सिलॉन r कितना होता है बच्चों? 81। तो अगर दो चार्ज जितना फोर्स एयर में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका 81 टाइम्स लेस एक्सपीरियंस करेंगे वाटर में, ठीक है ना, तो मीडियम के अंदर जाने पर फोर्सेस कम हो जाता है, इससे आपको आइडिया होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये सब लास्ट क्लास का रिकैप है, लास्ट क्लास का रिकैप है। फिर आप लोगों को मैंने क्या सिखाया था, उसके बाद भी कुछ चीजें मैंने सिखाई थी, ये हो गया। ये सब लास्ट क्लास का रिकैप है बच्चों। मैंने फिर बोला था कि जिस बच्चे को पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला नहीं आता है वो गलत बात है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लास 11th बेटा आना ही चाहिए, आना चाहिए फॉर्मूला। बार बार लिख रहा हूं, लिखने के पीछे बस मोटिव इतना है कि अगर किसी को नहीं आता है तो अभी भी याद कर ले, छोड़ेगा नहीं तुमको ये, इस चैप्टर को छोड़ो पूरे 12th में नहीं छोड़ेगा तुमको ये। इससे ए और बी दो वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट वेक्टर कहीं बीच में आर आएगा तो
इस आर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है बेटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बेटा, ये आर का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, दूसरा बेटा डायरेक्शन। डायरेक्शन जैसे ये वेक्टर में बेटा मैग्नीट्यूड निकालना इज द हाफ ऑफ द वर्क, आपको डायरेक्शन भी बताना होता है। तो डायरेक्शन कैसे बताया जाता है, जैसे बेटा इस आर वेक्टर का एंगल हम ए से बता दें, तो जैसे मान लो ये आर वेक्टर ए से अल्फा एंगल बनाते हुए जा रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्लियर हो जाएगा। तो बेटा इसके मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला आता है, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू एंगल ले रहा है ए से, तो ऊपर कौन आएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये लास्ट क्लास में भी शायद बता चुका हूं मैं। और बेटा मैंने ये भी बताया था कि इफ, जो कि 90% केसेस में होगा, इफ a इज इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा बाई 2। ठीक है ना, ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं बच्चों। ये लास्ट क्लास का मैं रिवीजन करा रहा हूं, जितने लोगों ने लिखा नहीं है फटाफट लिखते चलो। ठीक है, फिर मैंने क्वेश्चन कराना स्टार्ट करा था और एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था। ठीक है ना, अब मैं वही क्वेश्चन बताता हूं आपको जो होमवर्क में दिया था। जिसको नहीं पता है वो याद रखेगा कि बेटा जब a और b इक्वल हो, मतलब जो वैल्यू a की हो, जैसे दोनों फोर्स हो 20-20 न्यूटन के, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है अल्फा निकालने के लिए। आप डायरेक्ट बोल देना अल्फा क्या होगा, थीटा बाई 2। बेटा ये कॉमन सेंस भी है कि अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में ही तो आएगा। ठीक है ना, जैसे एक पत्थर है उसको दोनों तरफ से रस्सी बांध के खींचो और इक्वल फोर्स से खींचो, तो पत्थर एकदम बीच में आएगा। समझ में आ रहा है ना, तो वही फंडा है, इधर फिजिक्स को रिलेट करके भी आप समझ सकते हो। ये लास्ट क्लास तक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम से मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट होके पूछूंगा। सेम चीज है, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बच्चों आपकी इनिशियल क्लासेस है। 12th में कोई लापरवाही नहीं, 12th में बहुत अच्छे से आप लोग को चीजों को कंप्लीट करना है। ये सारी चीजें जितना मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से समझो। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें फिर मैं रिपीट करके पूछूंगा ये सब चीजों को। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया, छोटा सा टॉपिक है, जिसको याद नहीं आ रहा एक बार पढ़ लेगा वो। ठीक है, डन। अब मुझे होमवर्क वाला बता दो बेटा। होमवर्क में क्या क्या था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था एचडब्ल्यू अटेम्प्ट में बहुत सारे लोगों ने नहीं करा है। नेक्स्ट क्लास से मैं होमवर्क चेक करूंगा और पूछूंगा। अगर जिसने नहीं बताया या जिसने नहीं करके आया उसको मैं ग्रुप में मैसेज करूंगा, होमवर्क नॉट डन नाम लिख के पेरेंट्स को जाएगा। याद रखना ये बात, मैं डेली अपडेट करूंगा ग्रुप में, होमवर्क नॉट डन, होमवर्क नॉट डन। तो इसीलिए होमवर्क जैसे आज अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं अटेम्प्ट देखा ही, दोबारा पहली बार क्लास में, तो ये बात को याद रखना है। ठीक है बेटा, इस पे चार्ज बता दो, नाम ABC दे दे रहा हूं, ABC या ए को नीचे कर लो। बेटा चार्ज बताओ, ए पे कितना है, ए पे चार्ज है 2Q। ठीक है, बी पे कितना है, बी पे चार्ज है Q और सी पे -Q, सी पे चार्ज है -Q। तो बेटा ये तीन कॉर्नर है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के, उस पे चार्ज इस तरह से दिए हुए हैं। मैंने क्वेश्चन बोला था फाइंड द नेट फोर्स एट द चार्ज एट ए, फाइंड द नेट फोर्स ऑफ द चार्ज एट ए, है ना। फाइंड एफ नेट, फाइंड एफ नेट ऑफ चार्ज एट ए। बेटा ए पे जो चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है हमें। फाइंड एफ नेट एट चार्ज एट ए, नेट फोर्स निकालना है। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझो कैसे करेंगे सवाल को। बेटा खूब समझ समझ के फिजिक्स करना है, ध्यान से समझो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो बेटा इस 2Q के ऊपर मुझे फोर्स निकालना है, तो इस 2Q के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा और किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा वो देखो। तो बेटा ये चार्ज -Q है, तो ये एक फोर्स लगा रहा होगा, तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा इसको, तो अट्रैक्ट कर रहा होगा तो इस लाइन के अलॉन्ग अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसका नाम आप दे दो बेटा F1 या FC भी दे सकते हो, जो आपकी इच्छा। जैसे C पे है फोर्स लगा रहा है, FC दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरी बात,
बेटा देखो ये बी वाला जो चार्ज है क्यू, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये इसको क्या करेगा, रिपेल। बेटा लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर ना, तो इसके ऊपर ये फोर्स कैसे लगाएगा, F2। ठीक है ना, ये फोर्स ऐसे लगाएगा। बेटा इसका लेंथ L ले लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका लेंथ L ले लो। ठीक है, तो बेटा अब सबसे पहली बात F1 और F2 की वैल्यू लिख लो, F1 और F2 की वैल्यू लिख लो। तो F1 और F2 की जो वैल्यू है बेटा वो मैं किसकी मदद से लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा बेटा कूलम्स लॉ से, कूलम्स लॉ से लिखूंगा। तो कैसे लिखूं, तो बेटा लिखने का तरीका F1 इज इक्वल्स टू अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख लेंगे, K। बस इतना याद रखना, K की वैल्यू क्या होगी बेटा, 9 × 10⁹ अब हम उसको K लिख लेंगे। ठीक है आरुष, जहां डाउट होगा देखो, जिसको जो डाउट होगा तुरंत पूछेगा, अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो अच्छे से नहीं पढ़ने पे कोई फायदा है नहीं। F1 बेटा F1 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो फॉर्मूला होता है K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो बेटा अभी मैं इन दोनों के बीच में फोर्स लिख रहा हूं, C वाले और A वाले के बीच में। तो बेटा C वाले पे चार्ज कितना है, -Q, तो -Q को हमेशा Q ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, अभी Q लिखेंगे। ठीक, Q। अच्छा वहां पे A वाले, अब Q1 हो गया, Q2 कितना है 2Q इंटू 2Q अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, L स्क्वायर। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, L स्क्वायर। समझ के, तो बेटा यहां से अगर निकालोगे तो कितना होगा, 2KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। बेटा ये F1 हो गया ना। अब बेटा F2 निकालो, F2 भी निकाल के देखते हैं। तो बेटा F2 अगर मैं निकालूंगा तो फिर से वही फॉर्मूला K, बेटा ये Q1 Q2, तो Q1 ये मान लो, Q2 वो मान लो, तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी Q, Q2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2Q, Q1 Q2। फिर बेटा डिस्टेंस कितना है, इनका भी डिस्टेंस कितना है, L स्क्वायर। इनके बीच में आपस में डिस्टेंस कितने हैं बेटा, L स्क्वायर। तो K Q1 Q2 बाई L स्क्वायर हो गया। अब इनको अगर सॉल्व करोगे बेटा तो कितना होगा, 2KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो दोनों फोर्स इक्वल आए क्या, इक्वल आ गए ना बेटा, दोनों फोर्स इक्वल आ गए। तो देखो अगर इक्वल आ गए तो इसको भी F मान लो और इसको भी F मान लो। ऐसा मैं क्यों मान रहा हूं, बोलोगे सर F क्यों मान रहे हो, बस बेटा कैलकुलेशन आसानी होगी और कोई बात नहीं। दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या मान लिया, F। अब देखो बेटा ये सवाल फिजिक्स का हटके मैथ का यानी वेक्टर का हो गया। देखो वेक्टर फिजिक्स में बार बार आता है बेटा, ये सवाल अब किसका हो गया, वेक्टर का। वेक्टर का क्या क्वेश्चन हुआ, देखो बोल रहा है कि एक फोर्स ऐसे है F2, इसकी वैल्यू F के इक्वल है, और एक फोर्स ऐसे है F1, इसकी वैल्यू भी F के इक्वल है। और बेटा ये जो एंगल इनके बीच में कोई बता सकता है, ये जो इनके बीच में एंगल है, बोलो बोलो, 120 डिग्री 120। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 60। बेटा लीनियर ये है ना 180 डिग्री है ना, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 60। तो बेटा ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो बेटा अब ये वेक्टर का सवाल हो गया, और इसमें हमने जो अभी पुराना फॉर्मूला पढ़ा है, अभी जो फॉर्मूला मैंने लिखा था उसका यूज करेंगे। दो वेक्टर है बेटा, उनके बीच में एंगल दे रखा है, तो एफ नेट रिजल्टेंट फोर्स को क्या लिखेंगे, एफ नेट। तो बच्चों एफ नेट लिखने का तरीका, एफ नेट लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर, F1 की जगह भी एफ लिख लिया बेटा, F2 की जगह भी एफ लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए भी एफ है और बी भी एफ है, प्लस 2AB, तो 2 इंटू एफ इंटू एफ। तो बेटा 2 इंटू एफ करूंगा तो 2F स्क्वायर इंटू बेटा एंगल बिटवीन, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो उनके बीच में एंगल कितना है, कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री। आ रहा है समझ में, देखो एंगल कितना है उनके बीच में, कॉस 120 डिग्री। बेटा अगर ये 120 डिग्री है तो अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, सॉल्व करोगे तो यहां पे आएगा 2F स्क्वायर। बच्चों जितने लोग को नहीं पता है ये याद रख लें, cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। और अगर जितने लोग को ये निकालने में दिक्कत होता है, मैं मैथ्स की बेसिक क्लास या तो सर पढ़ा देंगे या मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मैथ्स की बेसिक क्लास चलेगी, उसमें ये सब बता दिया जाएगा वैल्यूज कैसे निकालते हैं।
तो जिसको भी जरूरत, मैथ्स की बेसिक क्लास ऑप्शनल होगी, ठीक है ना, जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक जो फिजिक्स में यूज होता है वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बेटा -1/2, 2 से इसको कैंसिल करो तो 2f² माइनस f², 2f² माइनस f², थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। तो बच्चों 2f² माइनस f² कितना आएगा, 2f² माइनस f²। तो बेटा ये f के इक्वल आएगा f² के, तो इसका f² का मतलब f आ जाएगा। तो f नेट कितना आ गया बेटा, f नेट कितना आ गया, f। अब सवाल ये उठता है कि इसका रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, f। अब बेटा f की वैल्यू डाल दो, f क्या निकाला था अपना, तो f नेट का आंसर कितना हो गया, f नेट का आंसर कितना हो गया, तो आंसर हो गया 2kq² अपॉन l²। बेटा f नेट के बराबर ही, तो f नेट किसके बराबर है, f के, f की वैल्यू रख दो, ये आंसर हो गया। लेकिन रुको बेटा, अभी तक आपने केवल क्या बताया, मैग्नीट्यूड, अब आपको क्या बताना है, डायरेक्शन। बेटा फिजिक्स में अगर वेक्टर क्वांटिटी है और आप उसका डायरेक्शन नहीं बताएंगे, मान लो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है और अगर पूरा ऐसे बोला कि नेट फोर्स निकालो और आपने ये मैग्नीट्यूड निकाल के छोड़ दिया, तो आधा नंबर आपके कट जाएंगे। सॉरी, आधा नंबर डायरेक्शन का होता है। अब डायरेक्शन कैसे लिखोगे, तो सुनो ध्यान से बात। बेटा मैं पहले ही बता चुका था, इफ a इज इक्वल्स टू b, इफ a इज इक्वल्स टू b, तो बेटा अल्फा क्या होता है, θ/2। तो बताओ यहाँ a और b इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है, यानी इनका जो रिजल्टेंट है वो एकदम बीच में जाएगा, यानी यहां पे एकदम ऐसे जाएगा, ऊपर से भी 60 बनाते हुए और नीचे से भी 60 बनाते हुए, तो पैरेलल जाएगा ना। तो बेटा पैरेलल लाइन इस डायरेक्शन में, ये कौन सा साइड है, BC, तो हम लोग लिखेंगे along BC, along BC या पैरेलल टू BC, along BC मतलब B से C की तरफ। अरे डायरेक्शन उसका देखो ना, BC की तरफ है ना, देखो बेटा along BC क्यों, ये फोर्स इधर आया ना, ये F नेट इधर आया ना बेटा, F नेट इक्वल टू F, तो इधर डायरेक्शन कौन सी है, B से C की डायरेक्शन है। अरे बताने का तरीका होता है कि जिधर B से C जा रहा है उसी डायरेक्शन में है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, along BC। बच्चों फटाफट नोट कर लो बाकी जितने लोग को, लेकिन बेटा समझो, और इस फॉर्मूले को a² + b² + 2ab cos थीटा, इसको एकदम अपना लो, ये तुम्हारा पेट फॉर्मूला होना चाहिए। और उसके अलावा tan अल्फा = b sin थीटा, क्योंकि बच्चों ऐसा मत उम्मीद करना कि हर बार a और b इक्वल होगा और आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा उम्मीद मत करना। और खासकर जिस तरह से सीबीएसई का इस समय ट्रेंड चल रहा है, मैं कतई उम्मीद नहीं कर रहा कि अगले साल का पेपर आसान होगा, ना मैं मान के पढ़ा रहा हूं, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि अगले साल का पेपर भी टफ होगा। तो टफ होने की वजह से क्या होता है, जैसे अच्छे बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत करके जाते हैं, वो जब फिजिक्स का पेपर स्टार्टिंग में ही होता है तो वो उनका पूरा बोर्ड एग्जाम के लिए वो मोरल डाउन कर देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि फिजिक्स में, लास्ट ईयर हमने सीबीएसई को ट्रस्ट किया था, अब की बार नहीं कर रहे, ठीक है। इसीलिए जो चीजें नहीं भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अगर ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें बहुत हाई, वो बात की बात है, लेकिन उतना जरूर बताऊंगा जो पहले सीबीएसई के सिलेबस में 1-2 साल पहले था। और अब जाके, भाई कहां चले गए तुम, ठीक है ना बच्चों, डन, करणवीर, दीक्षा बेटा डन, यस सर। दीक्षा बेटा लिख लिया, यस सर। ठीक है बच्चों डन। चलो एक और क्वेश्चन देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं प्रॉपर इलस्ट्रेशन करा के ही जाना चाहता हूं, कोई जल्दी नहीं है मुझे। बेटा एक और क्वेश्चन, एक स्क्वायर है, देखो इलेक्ट्रोस्टैट में ना बहुत चीजें मुझसे अभी सीखोगे बच्चों, एक बार में हो सकता है चीजें नहीं आए, लेकिन जितना सीखते जाओ उतना दिमाग लगाते जाओ कि अभी तक जो सीखा उसके अकॉर्डिंग कैसे होगा। बच्चों इन सब कॉर्नर पे मैं चार्ज रख दे रहा हूं,
इन सब कॉर्नर पे मैं चार्ज रख दे रहा हूं, जैसे यहाँ क्यू रख दिया, यहाँ क्यू रख दिया, यहां भी क्यू रख दिया और यहां भी क्यू रख दिया। और बेटा ये स्क्वायर है, इन सब की साइड मैंने एल कर दी, ये इट इज ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो फाइंड द नेट फोर्स एट द चार्ज, फाइंड द नेट फोर्स एट चार्ज सी। ठीक है, फाइंड एफ नेट ऑन द चार्ज एट सी। बेटा क्वेश्चन अच्छे से लिख लो, फिर उसके बाद अटेम्प्ट करो। थोड़ा टफ लगेगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट टफ है, तो टफ लगना भी चाहिए और लगेगा भी, लेकिन बच्चों टफनेस से आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर भी अब टफ ही आ रहा है। दिमाग लगाओ, हार नहीं मानना है। तुम बस डायरेक्ट देखो, अब की बार 3 फोर्स लग रहा होगा, ये मेरे तरफ से हिंट है। इस सी वाले को 3 लोग फोर्स लगा रहे होंगे, 3 लोग अब की बार फोर्स लगा रहे होंगे सी के ऊपर। तुम तीनों फोर्स का नाम F1 F2 F3 रख दो, बाद में जो होगी देखी जाएगी। हो गया, बताओ आंसर। एफ क्या है? करेक्ट। ठीक है बच्चों, जितने लोग को समझना है फोर्स इंडिकेट करो, 3 फोर्स बनाओ। 3 फोर्स लग रहा है इस सी वाले के ऊपर बेटा, 3 फोर्स लग रहा है। उन फोर्सेस को देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तुम 3 फोर्स के बारे में देखो, यहां 3 फोर्स लग रहा है। कुछ आ रहा है दिमाग में? आर्यन का तो आंसर सही है। बेटा फिजिक्स में एक क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं, तो आप जो सोच रहे हो वो भी सही हो सकता है, इसीलिए अपने सोच को आगे जाने दो। चलो बेटा बताता हूं मैं, देखो जरा। बेटा 3 फोर्स लगेगा, आपका और हमारा नाम हो सकता है अलग अलग हो जाए। तो बेटा सबसे पहले इसके ऊपर फोर्स बी लगा रहा होगा, ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, तो बेटा दोनों प्लस प्लस है, तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा। तो रिपेल कर रहा होगा तो ऊपर की तरफ फोर्स F1 लगा रहा होगा। समझ में आ रहा है? रिपेल कर रहा होगा तो ऊपर की तरफ फोर्स F1 लगा रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है। दूसरा बेटा ये डी वाला भी, इसको देखो, डी पे क्यू रखा है बच्चों और सी पे भी क्यू रखा है ना। तो ये क्यू देखो, तुम्हें जिस पे फोर्स कैलकुलेट करने को बोला जाए तुम उसी पे सेंटर्ड रहा करो। तुम देखो उसको कौन कौन फोर्स लगा रहा है, बाकी को छोड़ दो। अभी अभी मुझे केवल सी को देखना है कि उसको कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो बेटा एक फोर्स तो डी भी लगा रहा है। डी कैसे फोर्स लगा रहा है बेटा? इधर लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है? F2 मान लो, अरे बाद में देखी जाएगी, अभी तो मान लो। F2 लगा रहा है, मान लिया बेटा। इस पे एक फोर्स और लग रहा है, एक फोर्स और लग रहा है। कौन लगाएगा? ये Q वाला।
तो बेटा ये Q वाला फोर्स कैसे लगाएगा, तो ये जो लाइन ज्वाइन होती है बेटा, मैंने आपको बताया था ना 2 पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, लेकिन किसके अलोंग लगता है, ये जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है इन्हीं के अलोंग तो लगता है, जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उन्हीं के अलोंग लगता है ना बच्चों। तो यहां भी देखो, यहां भी जो फोर्स लग रहा होगा वो इन्हीं के अलोंग लगेगा, तो बेटा इनके अलोंग लगेगा तो फोर्स ऐसे F3 लगेगा, लगेगा ना। पहले ऐसे आराम से देखो, घबराना नहीं चाहिए, एकदम आराम से सोचा करो। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। चलो अब सबकी वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं F1 लिखूंगा। F1 कितना आएगा, F1 आएगा बेटा फोर्स K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा K कितना है, K Q1 Q2 दोनों Q है, तो बेटा Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ठीक है बेटा, F2 को भी देख लो वही आएगा। F2 मैंने ये माना है बेटा, तो ये चार्ज भी Q है, ये चार्ज भी Q है, इनके बीच में जो लेंथ है बेटा वो भी L है, तो ये इक्वल टू F2 लिख दूं यहीं पे बेटा, F2 भी तो यही आएगा ना, देख लो। और इन दोनों को इक्वल टू F कह दे रहा हूं, जो दोनों फोर्स इक्वल है, बार बार F1 F2 लिखना पड़ेगा, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया मैंने, F रख दिया। अब एक और रह गया बेटा, मुझे निकालना रह गया F3। तो F3 कितना होगा, तो पहले K इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, तो बेटा यहां क्या है Q और यहां क्या है Q, तो बेटा Q इंटू Q करोगे क्या होगा Q स्क्वायर, तो बेटा यहां Q स्क्वायर कर दो, कर दिया। अब डिवाइडेड बाई, अब देखो यहां पे आपको इन दोनों चार्ज के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस जो है वो निकालना है, तो कितना डिस्टेंस होगा बेटा, तो ये L है ये L है, तो ये वाला डिस्टेंस होता है √2L। अगर जितने लोग को नहीं पता है पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो बच्चों, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं पता है तो आप पाइथागोरस भी लगा के निकाल सकते हो ना बेटा, ये 90 डिग्री है तो L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो यहां से निकालोगे तो AC बराबर कितना आएगा √2L। बच्चों एक स्क्वायर का डायगोनल √2 टाइम्स इट्स साइड होता है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए बच्चों। ये जितने भी पॉइंट मैं पूछ रहा हूं, मैं बेसिक क्वेश्चन भी पूछूंगा कल की क्लास में, जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बेसिक भी कि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, ये भी याद रखना तुम लोग बच्चों। सबको पढ़ना है, मेहनत करना है सबको। √2L, तो बच्चों यहां क्या हो जाएगा √2L का स्क्वायर। बेटा चल रहा है, समझ में आ रहा है ये, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा ये क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन 2L, तो बेटा देखो KQ स्क्वायर अपॉन सॉरी L स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर। बेटा ठीक है, तो बेटा इसको मैं F/2 लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखना जरा बेटा, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर क्या है, F है, तो ये F/2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना बेटा, कैसे लिख सकता हूं, डाउट है इसमें बेटा, KQ स्क्वायर L अपॉन L स्क्वायर, ये तो F है ना, तो F का आधा है F/2 है, समझ आ रहा है ना, ये F/2 है, समझ आ रहा है। अब बच्चों देखो क्या, अब ये सवाल हो गया वेक्टर का, फिर से सवाल किसका हो गया, ये वेक्टर का। देखो फिर बोलता हूं, वेक्टर और कैलकुलस और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हर बच्चे को आनी ही चाहिए, उसके लिए फिजिक्स आसान हो जाती है, क्योंकि बस सब्जेक्ट तो इतना ही था, कूलम्स लॉ तो इतना ही था, अब तो वेक्टर आ गया। अब वेक्टर आ गया तो क्या करें, अब वेक्टर में बेटा 3 फोर्स है एक पॉइंट पे लगने वाला, एक फोर्स है F, एक फोर्स है इधर भी F, एक बीच में फोर्स है बेटा F/2, समझ आ रहा है बेटा, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, और बेटा ये F/2 F के साथ एंगल कितना बना रहा है बताओ बेटा, ये डायगोनल है ना, तो डायगोनल हमेशा बीच से जाता है ना, तो ये 45 तो ये भी 45, तो बेटा ये 45 तो ये भी 45, ध्यान से समझ लो। तो बेटा ये दोनों एंगल कितना है 45 45, समझ में आ रहा है बात बेटा, 45 क्यों है, समझ में आ रहा है ना, बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री 45 45 है। देखो समझने का प्रयास करो, कोई मतलब वो कंपटीशन नहीं है, समझो 45 45 समझ में आ रहा है। अब एक और बात समझो बेटा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक डिसएडवांटेज है,
वो डिसएडवांटेज क्या है कि वो एक बार में केवल 2 वेक्टर को जोड़ सकता है। बच्चों उसके फॉर्मूले में केवल ए और बी है, सी तो नहीं है, यानी एक बार में वो कितने वेक्टर को जोड़ सकता है, 2 को। तो अब मेरे पास क्या तरीका है कि पहले मैं किन्हीं 2 को जोड़ लूं और फिर उसके बाद उनका जो रिजल्टेंट है उसको तीसरे के साथ जोड़ दूं। समझ में आ रहा है बेटा? मैं मेरे पास तरीका, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ये डिसएडवांटेज है कि वो एक बार में केवल 2 वेक्टर को जोड़ सकता है, ए और बी। तो मैंने चूज किया कि मेरे लिए फायदे की बात क्या है कि मुझे पता है, ध्यान से समझना इस बात को, कि इस एफ और इस एफ का जो रिजल्टेंट आएगा वो f/2 के ऊपर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? क्योंकि बेटा अगर मैं f/2 थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो बेटा ये दोनों फोर्स इक्वल हैं। तो मैंने अभी जो बताया था कि अगर 2 फोर्स इक्वल हो उनका रिजल्टेंट कहां से आता है, बीच से, बीच से जाएगा ना। तो बेटा ये रिजल्टेंट बीच से जाएगा, तो बीच में ऑलरेडी एक फोर्स है, तो एक और फोर्स भी आ जाएगा। जैसे उनका रिजल्टेंट मान लो F3 कह दे रहा हूं, या F नेट डैश कह लो, कुछ भी कह लो, F3 कहने दो। उनका रिजल्टेंट F3 मैंने लिख दिया है क्या? हाँ बेटा, सेम वेरिएबल एक क्वेश्चन में 2 बार यूज नहीं होना चाहिए, ये बात हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जैसे F3 मैं पहले यूज कर चुका हूं, कुछ और यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इसको F4 कर ले रहा हूं बेटा, मैं इसको F4 कर ले रहा हूं, ठीक है। तो बेटा अब मैं F4 निकाल लूं, F4 निकाल लूं और f/2 पहले से गिवन है, तो मेरा आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा? मेरा जो फाइनल आंसर होगा बेटा वो f/2 प्लस F4 होगा। और किधर होगा? तो along AC, along AC। बेटा पहले बताओ, इतना डन? सिस्टमेटिक थिंकिंग इतना डन बेटा, along AC होगा। क्या हुआ बताओ रसिका? सोच लो, कोई जल्दी नहीं, सोचो, दिमाग लेकिन चलाओ। दीक्षा बेटा डाउट? सर ये F4 वाले एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। F4 वाला फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा है बेटा। देखो इधर, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो ये दोनों फोर्स है बेटा और ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? इनका रिजल्टेंट बेटा बीच में आएगा। इसका नाम मैंने दे दिया था, जो इनका रिजल्टेंट है इनका नाम मैंने F4 दे दिया था। और बेटा रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? जैसे रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट का मतलब होता है कि एक कंपनी में 2 लोग काम कर रहे हैं, उन दोनों लोग को मैंने निकाल दिया और निकालने के बाद एक लोग को ले आया जो उनके बराबर काम करते हैं। तो अगर मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया तो इन दोनों को मुझे खत्म करना पड़ेगा। तो इन दोनों की जगह अकेला ये बचा, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स पहले से F3 था बेटा, ये 45 पे तो आएगा इनका रिजल्टेंट। तो बेटा ये 45 पे इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया भाई। तो कंपनी से जब एक लोग को ले आए तो 2 लोग को निकालोगे भी तो ये दोनों खत्म हो गए। तो बोला इन दोनों की जगह अकेला ये फोर्स है F4, ठीक बेटा। इस डायरेक्शन में एक फोर्स पहले से था, उसका नाम क्या था, F/2। तो बेटा उसी के ऊपर ऐड कर दो F/2, तो नेट फोर्स कितना आएगा, F/2 एंड F4 प्लस F4। बेटा सुनो, अब बोलोगे सर यहां आपने डायरेक्ट कैसे ऐड कर दिया? तो मेरा आंसर इतना है बेटा, जब 2 वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। बोलोगे सर फॉर्मूला नहीं लगा सकते? जो भी आपने फॉर्मूला बताया था वो नहीं लगा सकते? लगा सकते हो। तुम लगा के देखना, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो थीटा कितना होगा, 0, क्योंकि 2 वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन में तो उनमें एंगल कितना है, 0। cos 0 कितना होगा, 1। तो बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, रूट हट जाएगा, a प्लस b आएगा। तो डायरेक्ट वही आएगा कि इन दोनों को ऐड करो। इसीलिए याद रखना डायरेक्ट ऐड कर देना। दीक्षा बेटा समझ में आ रहा है अब? यस सर। हाँ समझ लीजिए, ठीक है। तो बेटा F4 अभी हमारा काम हुआ नहीं है, F4 अभी आया नहीं है। F4 कैसे निकाले बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाले? तो F4 इज इक्वल्स टू √ f² प्लस f² प्लस 2f² cos 90। बोल बेटा
cos 90, ठीक है। cos 90 क्या हो जाता है, cos 90 क्या होता है, जीरो। तो बेटा जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2f²। बेटा ये भी f², ये भी f², तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2f। क्या लिख सकता हूं बेटा इसको, √2f। अब मेरा फाइनल आंसर आया, अब मेरा फाइनल आंसर आया। तो बेटा मेरा फाइनल आंसर आया fnet इज इक्वल्स टू f/2 प्लस √2f। अब f को बेटा कॉमन ले लो, f को कॉमन ले लो तो कितना होगा, √2 प्लस 1/2, और f की जगह वैल्यू रख दो, f की जगह क्या है, KQ²/L²। और डायरेक्शन इसका क्या होगा, अलोंग, ओरिजिनल फिगर में देखो अलोंग AC, खत्म। हाँ A to C लिख लो बेटा, वो बताने का तरीका आपकी जैसी मर्जी। अलोंग AC बता दो, हो गया। लिख लो, लिखना है तो ध्यान से जल्दी से। बेटा देखो ये जितना मैं अभी समझा रहा हूं क्योंकि इनिशियल स्टेज है, थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करोगे ना, बहुत जल्दी होगा ये, तुम्हें खुद समझ में आएगा। सर सारा केस याद रखते जाना, सारा केस याद रखते जाना। ट्रायंगल आएगा तो ऐसा करना है, स्क्वायर आएगा तो ऐसा करना है। बेटा ये जो सिखा रहा हूं सेम रिपीट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम रिपीट होगा, सेम रिपीट होगा मैग्नेटिक फील्ड, सेम। तो बेटा ऐसा मत समझो कि ये इस चैप्टर का पढ़ा रहा हूं, ये आगे के चैप्टर को भी आसान करेगा। बस आपको वेक्टर के साथ डील करने आना चाहिए, ठीक है। आया समझ में। इसका एक और तरीका बताता हूं, इसका एक और तरीका बताता हूं, पहले नोट करो, फिर इसका एक और तरीका। बेटा डन। देखो मैं जो पढ़ाता हूं सेम डे जाके रिवीजन जरूर करना है, ये पहली रिक्वायरमेंट है। 2 दिन छोड़ दोगे सब गायब हो जाएगा। और अब की बार होली आने वाली है, लंबी छुट्टी पड़ेगी, पूरा जीरो होके आओगे फिर से, तब मैं पीटूंगा उस समय। होली सेलिब्रेट कर लेना कल, फिर होली वाले दिन सैटरडे को भी कर लेना, लेकिन फिर संडे को पढ़ लेना, मंडे को फिर क्लास होगी। समझ में आ रहा है, संडे को पढ़ के फिर मंडे की क्लास होगी, ठीक बच्चों डन। सुनो एक और तरीका, एक और अप्रोच, यहां तक बात सेम है, वो समझ में आया, पीछे जो चल रहा था चीज समझ में आया। बेटा सुनो, लास्ट में फाइनल डायग्राम क्या बना था, इधर फोर्स था F, इधर फोर्स था F, और बीच में फोर्स कितना आया था, F/2। यही सिचुएशन था। अब इसका एक और तरीका सॉल्व करने का, देखो दोनों तरीका सीखना है, क्योंकि अब की बार वेक्टर से काफी, फिजिक्स के पेपर में अब की बार इस वाले अप्रोच के काफी क्वेश्चन थे और बच्चे फंसे हैं इसमें। सुनो ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा, इसको बच्चों आपने एक पढ़ा है आई कैप जे कैप से सॉल्व करना। आई कैप जे कैप जैसी चीज पढ़ी है, आई कैप जे कैप के कैप पढ़ी, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स। जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई। कितने लोगों का वेक्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई कैप जे कैप का क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना। अगर मान लो सिंपल बात मैं चलो पूछ लेता हूं बेटा, अगर आपको 2 वेक्टर दे दिया जाए, जैसे मान लो एक वेक्टर है ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, अभी k कैप हटा दो, अभी 2 ही में डील कर लो, ठीक है। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -i कैप प्लस 2j कैप, और a और b का रिजल्टेंट वेक्टर आपको निकालना है, तो क्या निकालोगे, a प्लस बी। तो a प्लस बी निकालने के लिए क्या करना होगा, फटाफट बताओ आंसर। मैं इतना देख रहा हूं, इतना बेसिक आता है कि नहीं। i वाला i के साथ जोड़ोगे और j वाला j के साथ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में i के साथ जुड़ता है, या i से माइनस होता है और j से माइनस होता है। इतना आपको क्लियर है। तो इसका आंसर कितना आएगा, i कैप प्लस 5j कैप।
अब अगर कोई वेक्टर इस तरह से लिखा है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है बच्चों? हाँ, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अब इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई के आगे जो लिखा रहता है उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, जैसे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो बच्चों? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे निकालते हो? डायरेक्शन tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, tan थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई बाई ए एक्स। जे कैप का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई आई कैप का कोफिशिएंट। बड़ा पढ़ाना पड़ता है वेक्टर का बेसिक्स, निपट जाओगे, नहीं तो अच्छे खासे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते रहूंगा। देखो घबराओ मत, धीरे 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 ऊपर लेवल उठाएंगे। अब एक ही बार सोचोगे तो फिर गेम गड़बड़ हो जाएगा। हमें पता है तुम लोग को बोर हो रहा हो कुछ बच्चों को, लेकिन जरूरी है ये, ठीक है ना? ठीक है, ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है बच्चों, लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ नए, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को दोबारा इस अप्रोच से करेंगे। अच्छा, कंपोनेंट तोड़ने कितने लोगों को आता है वो भी बताता हूं, मैं बताता हूं। ये लिख लिया? अरे जितने लोग को नहीं आता ये वाली बात नोट कर लो भाई, इतनी तो नोट कर ही लो कम से कम। मैं वेक्टर फिर से पढ़ाऊंगा बेसिक्स क्लास में, जिसका भाई वेक्टर की वजह से बहुत गड़बड़ होगा। अरे हो गया, हो गया, डन। हाँ, छुट्टी करने को बोल रही है, बहुत पिटेगी है। अभी मैंने क्या पढ़ाया? कुछ तो नहीं पढ़ाया अभी मैंने, कुछ तो नहीं पढ़ाया मैंने अभी। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। मुझे एक बात बताओ, वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ने आता है? जैसे इधर x है, इधर y है, एक वेक्टर है बीच में, इसका a नाम है, इस वेक्टर, ये a वेक्टर है, ये बीच में, इसका एंगल थीटा है, तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है? जैसे अगर a वेक्टर a है तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है? a cos थीटा, और इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है? a sin थीटा। अब जितने लोग को नहीं पता है ये याद रखेंगे, अगर एक वेक्टर इस तरीके से है तो उसका कंपोनेंट आता है a cos थीटा और a sin थीटा। यानी इस वेक्टर को, इस a वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, ठीक है ना? तो ये सब कंपोनेंट है वेक्टर के, a sin थीटा और a cos थीटा वेक्टर के क्या है? कंपोनेंट। रिजल्टेंट और कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है? रिजल्टेंट में कंपनी से 2 लोग को निकाल के 1 लोग को ले आया, ठीक है ना? रिजल्टेंट में क्या किया? कंपनी से 2 लोग को निकाल के 1 लोग को ले आया, लेकिन कंपोनेंट में कंपनी से 1 लोग को निकाल के 2 लोग को ले आया। अरे पहले एक वेक्टर था ना, एक वेक्टर अब 2 में टूट गया, तो ये दोनों इस वेक्टर के क्या हुए? कंपोनेंट हुए। समझ में आ रहा? उल्टा काम हो रहा है ना रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट से 2 से 1 हुआ, कंपोनेंट से 1 से 2 हुआ। तो जब कंपोनेंट तोड़ दोगे तो इस वेक्टर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको तो कंपनी से निकालना पड़ेगा ना, तभी तो ये दोनों आए। जैसे रिजल्टेंट निकाल रहे थे तो उन दोनों को हटा दे रहे थे, क्योंकि उनके जगह ही तो वो आया था। अरे बात समझ रहे हो ना? बेसिक्स है इस वेक्टर का। इतना बात समझ में आ रहा है? आ रहा है ये समझ में? कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं और कंपोनेंट का क्या मतलब होता है? a cos थीटा एंड a sin थीटा आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ठीक है? आ रहा है समझ में? अब सुनो, देखो मैं इतना मेहनत कर रहा हूं एक चैप्टर के लिए नहीं, आगे कई चैप्टर्स के लिए, इसलिए पहले ही सब चीजें समझते चलो। दूसरी बात, अब आ जाओ अपने प्रॉब्लम पे। हम लोग उस प्रॉब्लम को कैसे इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? बेटा यहां पे एक फोर्स था F और F था, इसका रिजल्टेंट नहीं क्या हुआ? गधा बहुत मार खाएगा। आ रहे F और F इस तरह से फोर्स दे रखा था,
मान लो मैंने बोला तुमसे कि इसका रिजल्टेंट निकालो, ऐसा मैंने बोला तुमसे, तो तुम इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? तो तुम पैरेललोग्राम लॉ लगा दोगे, लेकिन मैं बोला पैरेललोग्राम लॉ मत लगाओ, आई कैप जे कैप से निकालो। देखो इसमें पैरेललोग्राम लॉ भी लग सकता है और आई कैप जे कैप भी। तब कैसे करोगे? तब तुम मान लोगे कि अपनी तरफ से मानना पड़ता है ये कि इधर कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और इधर कौन सी एक्सिस है, ये मानना पड़ता है अपनी तरफ से। मान लिया। तो अब बताओ इस वाले फोर्स को क्या लिख सकता हूं? जैसे इस फोर्स का नाम F1 दे दो और इस फोर्स का नाम F2 दे दो। F1 को मैं क्या लिख सकता हूं? मतलब बताओ वेक्टर फॉर्म में, F I कैप। अरे क्योंकि वो x के डायरेक्शन में है ना। F2 को मैं क्या लिख सकता हूं? F J कैप, क्योंकि y के डायरेक्शन में है। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है F नेट, F नेट क्या होगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो I वाला I में जुड़ता है और J वाला J में, तो इसमें I भी एक है और J में एक, J भी एक है। तो F नेट किसके इक्वल हो जाएगा? F I कैप प्लस F J कैप आएगा। अब इसका रिजल्टेंट निकालो, F नेट का रिजल्टेंट। क्या तरीका होता है? इसका I कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना होगा? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा? तो इसका रिजल्टेंट कितना आया? √2F आया कि नहीं आया? अब इसके बाद मैंने बोला था डायरेक्शन, तो ये जो रिजल्टेंट आया √2F, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाते हुए जाएगा? उसका फॉर्मूला बताया था tan थीटा। तो tan थीटा कितना होगा? F/F। अरे जे कैप का भी कोफिशिएंट F है। अरे यहाँ ऊपर वाला AY/AX होता है ना, तो ये कितना जाएगा? 1। तो बताओ tan किस वैल्यू पे 1 होता है? tan किस वैल्यू पे 1 होता है? 45। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा? 45 डिग्री। देखो बात तो वही है। इनका रिजल्टेंट कितना है? √2F, और कितने एंगल पे आया? 45 पे आया ना। पीछे भी देखो, पीछे भी देखो, यहां रिजल्टेंट निकाला था, कितना आया था? √2F, और वहां डायरेक्ट समझाया था कि बीच में जाएगा, तो बीच में जाएगा तो 45 भी तो बनाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब √2F आ गया, फिर F/2 उसमें चाहो तो ऐड कर दो। F/2 कर दो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तुम परेशान हो जाते। अब F/2 ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई कैप जे कैप से भी आपको वो करने आना चाहिए, सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है। कैसा लगा प्रताड़ना? मतलब प्रताड़ित कर रहा हूं आप लोगों को मैं, अच्छा लग रहा है? गधा। बच्चों देखो, अब की बार मैं सेंटर पे बता चुका हूं आप लोगों को पहले ही, 100 में से 60 बच्चे फेल है, और हमारे पास अभी सेंटर पे 250 कॉपी चेक को, जो मैं बता चुका हूं, 250 में से केवल 2 बच्चों के 60 के ऊपर आए हैं और 2 बच्चों के 50 के ऊपर। बाकी सारी जनता जो है वो 50 के नीचे है। समझ में आया ना? और वो कॉपी पता है तुम्हें कहां की आई है? ग्रेटर नोएडा वेस्ट की। कैसे पता? उसमें कुछ लिखा हुआ आया था। तुम लोग एग्जाम के नोट्स में कुछ लिखना मत। लिखने के बाद क्या होता है? टीचर खड़े होकर पूरी क्लास को सुनाते हैं, जो चेक कर होते हैं इवैल्यूएटर, कि सर आपके पास लेटर आया है। मतलब बेइज्जती होती है, तुम लोग के पास वैसे भी नहीं करते हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ठीक है ना? तो अब जैसे अभी रिजल्ट में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं? 60 बच्चे। 100 में से 60 फेल हो रहे हैं। आज भी मैं वहीं से अभी डायरेक्ट 60 बच्चे फेल हो रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट बनेगा तो देखना 90%, 91% पास रेशियो होगा, केवल 9% या 8% फेल होंगे। तो जो हम 60 फेल कर रहे हैं यहाँ से सेंटर पे, इवैल्यूएशन सेंटर पे, उनका क्या होगा? तो सीबीएसई सबको, क्योंकि पेपर पिछले साल भी टफ था, अब की बार भी टफ था, उससे भी टफ था, तो अब की बार सबको सीबीएसई जो करेगा वो 15 से 20 नंबर देगा सबको।
सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा? जिसका 65 है, जिसका 62 है, 70 में, उसका सीबीएसई बढ़ाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों? जिसके 55 है ऑलरेडी है, सीबीएसई नहीं बढ़ाएगा। बच्चों बहुत खराब स्थिति है। और जिन बच्चों के 18 या 19 है, हम लोग फिर एमसीक्यू बढ़ा के उनको पास कर रहे हैं, एमसीक्यू चेंज करके पास कर रहे हैं। तुम विश्वास नहीं करोगे, एमसीक्यू चेंज करके पास कर रहे हैं। जैसे जिस बच्चे के 18-19 पहुंच गए, 23 पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। हाँ नहीं, उसके नहीं मिलते, पहुंचाने के नहीं मिलते। हम लोग बच्चों के आशीर्वाद के लिए 23 बना देते हैं। बाकी जो 18 से कम आएगा उसकी कॉपी में कोई छेड़छाड़ नहीं। पैसे मिलते हैं दीपावली पे, दीपावली में मिलते हैं पैसे। पैसे दीपावली में मिलते हैं, दीपावली के लगभग। नहीं, पेपर के अंदर पैसे नहीं, क्योंकि सीबीएसई एग्जामिनेशन सेंटर पे स्ट्रिक्ट हो गया था। पैसे वैसे पर्स वर्स ले जाने की इजाजत नहीं थी। हाँ नोट्स मिले हैं, 2-4 नोट्स मिले हैं, खूब अच्छे नोट्स। मतलब अपनी व्यथा, लोग अपनी पीड़ाओं को लिख रहे थे कि मेरे फादर डाई हो गए थे, एक्सपायर हो गए सर, और माई फादर डाइड एंड आई एम वर्किंग इन अ मैकेनिक शॉप। ये से लिख के प्लीज गिव पासिंग मार्क्स। लेकिन फिर भी मिलता नहीं है, ठीक है ना। तुम लोग मेहनत से पढ़ लो और आराम से, क्योंकि सीबीएसई में जो पेपर बनाने वाले सारे बुड्ढे हैं, पता नहीं क्या रिटायर्ड लोग हैं। जब उनसे कंप्लेन किया गया आपकी बार के पेपर का कि सर पेपर तो देख लो, सैंपल पेपर तो देख लो, एनसीईआरटी तो देख लो, फिर पेपर बनाओ, तो उन्होंने कंप्लेन किया। फिर वो जिसने कंप्लेन किया उनका बोला कि आप किस स्कूल में पढ़ाते हैं, तो नाम पूछा, फिर ये बोला ठीक से पढ़ाया करो। जबकि सिलेबस के बाहर की चीजें थी, लेकिन वो समझ में नहीं आता उनको। तुम लोग पढ़े ही नहीं, क्या पढ़े? कुछ नहीं पढ़े, ठीक है। लेकिन एक बात, सबको हैप्पी होली। लेकिन बच्चों एक बात सुनो, मैं बहुत मारूंगा अगर अगली बार याद करके तुम लोग नया होमवर्क सुनो। घर पे जा रहे हो, होमवर्क के बिना जाओगे? रहने तो क्या, कौन सा पढ़ते हो तुम लोग? अरे क्या पढ़ते हो, बेकार पढ़ते हो, एकदम बेकार हो तुम लोग, पढ़ते ही नहीं हो। अब ऐसे भी नाक कटा दोगे, नाक तो कोई नहीं कटाएगा, सीबीएसई खुद ही मार्क्स बढ़ा के दे देगा अगर ऐसा पेपर है। लेकिन तुम्हारा मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाओगे, आगे के पेपर खराब हो जाएंगे। सुनो ध्यान से, होमवर्क मैंने लास्ट क्लास में एमटीजी से दिया था, किसी ने नहीं किया, मैंने एमटीजी ग्रुप में भेज दिया है, ठीक है ना। अब नहीं करके आओगे तो पक्का बताना, ग्रुप में मैसेज करूंगा और पीटूंगा अलग से, या ग्रुप में मैसेज करूंगा। सुनो इधर ध्यान से, देख लो इधर, क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं, वहां तक करके आने हैं सारे। यही तो अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू ही नहीं करा मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले के सारे 8 तक, 1 to 8 जिनके नहीं हुए कर लेना, ठीक है ना, कर लोगे ना। और एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, क्वेश्चन लिख लो एक। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन सब पे चार्ज क्यू रखा है, और इसके सेंट्रॉयड पे कैपिटल क्यू रखा है, जी। इसके सेंट्रॉयड पे बच्चों, सेंट्रॉयड पे कैपिटल क्यू रखा है, ये इसका सेंट्रॉयड है। और इक्विलेटरल है तो हर साइड एल होगी। तो फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू, फाइंड एफ नेट ऑन क्यू, ये सबसे होना ही चाहिए बेटा, नहीं करके आओगे हो। और जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं, क्लास शुरू होने के 10 मिनट पहले मुझे भेज देंगे। ओके सर। दूसरा, गधा कहीं,
लिख लिया ना, दूसरा यहीं पे लिख लो। बस ऊपर वाले चार्ज को माइनस क्यू कर लो। सेम क्वेश्चन, ऊपर वाले चार्ज को माइनस, तुम्हें अभी सॉल्व करने को बोला मैंने। ऊपर वाले चार्ज को माइनस क्यू कर लो, सेम क्वेश्चन। ऊपर वाला चार्ज माइनस क्यू कर लो, बस सेम क्वेश्चन। जा रहे हो? बस जाओ, अच्छा जाओ। लेकिन बेटा अगर ये नहीं हुआ ना, और अभी जो मैंने अभी तक जितना थियरी पोर्शन पढ़ाया है वो अगर किसी को याद नहीं हुआ ना, तो फिर अगली क्लास में सोच लेना, मैं सीधे पेरेंट्स को मैसेज करूंगा। हैप्पी होली टू ऑल बच्चों, सबको हैप्पी होली हमारी तरफ से। लेकिन बच्चों पढ़ाई लिखाई करनी है, 12th आ गया है। ठीक है बच्चों, जाओ। करणवीर याद रखना, पढ़ना है। गुड इवनिंग सर। यस सर, यस सर। अच्छा बेटा, बाय बाय। गुड इवनिंग सर। ओके बेटा, जाओ।